नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो हर किसी के मन में इच्छा होती है कि उसके पास एक अच्छा से अच्छा कैमरा हो, जिसमें कि वो अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके, बहुत से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके। तो उसके लिए वो मार्केट में इतने तरह तरह की वैरायटीज़ आज की तारीख में अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइजेस पे, इतने सारे फीचर्स के साथ में कि हम उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग व्यूअर्स का ये सोचना रहता है कि जितना महंगा कैमरा खरीदेंगे हम उतना अच्छा कैमरा होगा। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। खाली महंगा होने से कुछ नहीं होता है, प्राइस ही सब कुछ नहीं होती है। आपको कैमरा ख़रीदने से पहले उसके एक एक फ़ीचर्स की स्टडी करनी चाहिए कि वो फ़ीचर्स जो कैमरे में अवेलेबल हैं आपके लिए कितने यूज़फुल होंगे, उसके बाद ही आप उस कैमरे को ख़रीदिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके अपने जो स्टाइल है आपका काम करने का, आपकी जो नीश है और आप जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, उस फील्ड ऑफ फोटोग्राफी के लिए आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होगा, इस वीडियो में हम शुरू से आखिरी तक आपको यही बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक और देखिएगा कि किस तरह से कौन सा कैमरा आपकी ज़रूरतों को कम से कम प्राइस में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैमरे की जो प्राइस होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हम कैमरे को समझ लें कि हमारा कैमरा बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उसकी बॉडी, दूसरा होता है उसका सेंसर, तीसरा होता है उसका प्रोसेसर और चौथा होता है उसका लेंस। तो सबके पर्पस अपने अलग अलग हैं। यहाँ मैं आपको समझा दूँ, कैमरे का जो सेंसर होता है वो ये डिसाइड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके बेसिकली कैमरा जो रिसीव करता है आपकी इमेज को, वो सेंसर के थ्रू करता है। और सेंसर जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपकी फ़ोटोज़ उतनी ज़्यादा क्लियर आएंगी, डिटेल्स वाली होंगी, डायनामिक रेंज अच्छी होंगी, शार्प होंगी। तो बेसिकली आपकी फ़ोटो की क्वालिटी को आपका सेंसर जो है वो डिसाइड करता है कि जितना अच्छा सेंसर होगा उतनी अच्छी आपकी फ़ोटो की क्वालिटी होगी। दूसरे नंबर पर आता है इमेज प्रोसेसर। आपके कैमरे के अंदर जो इमेज प्रोसेसर लगा होता है वो जितना फास्ट होगा उतनी आपके कैमरे की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन इमेज प्रोसेसर की जो मेन फंक्शनलिटी होती है वो वीडियोग्राफी के लिए होती है, या फिर आपके जो फ़ोटोज़ के जो बर्स्ट रेट होते हैं या आपका जो ऑटो फोकस होता है, फास्ट ऑटो फोकस होता है, उसमें काम आता है। इमेज क्वालिटी में आपके इमेज प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपका इमेज प्रोसेसर उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो आपको आपका इमेज प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद लेंस आता है। तो लेंस ऐसी चीज़ है जो आप फोटोग्राफी करें चाहे वीडियोग्राफी करें, आपके जो भी आउटपुट निकल के आएगा कैमरे से, उसमें लेंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो जितना पावरफुल आपका लेंस होगा, जितना इफेक्टिव आपका लेंस होगा, जितना मतलब जिसको कहना चाहिए कि जो आपकी ज़रूरत है, सिचुएशन के हिसाब से जैसा लेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बिफोर बाइंग एनी कैमरा आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इस कैमरे से आप क्या करने वाले हैं। क्या आप इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं, क्या आप इस कैमरे से वीडियोग्राफी करने वाले हैं, क्या इस कैमरे से आप कमर्शियल वर्क करने वाले हैं, या ये कैमरा आपको अपनी हॉबी के लिए चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब हमें एक हाइब्रिड कैमरा कोई सजेस्ट कर दीजिए, उससे हम ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा काम मिलेगा हम फोटोग्राफी भी कर लेंगे, अगर वीडियोग्राफी का काम मिलेगा तो वीडियोग्राफी भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि 2 किश्ती पे मत सवार होइए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपना क्या एरिया पर एक्सपर्टाइज बना के रखना है। आपको वीडियोग्राफी करनी है तो उसके हिसाब से कैमरा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप उसके हिसाब से कैमरा लीजिए। तो यहाँ पर अभी मेनली इस वीडियो में हम फ़ोटोग्राफी के बारे में बात करें कि अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको किस तरह के कैमरे चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो बेसिकली आपके पास 2 तरह की चॉइस रहेगी सेंसर के हिसाब से। एक होता है क्रॉप सेंसर कैमरा, दूसरा होता है फुल फ्रेम कैमरा, जिसके बारे में हमने अलग से बताया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो उस वीडियो में जाके आप उसको
देख सकते हैं। मोटा मोटा ये बता दूं कि क्रॉप सेंसर कैमरा जो होता है उसका सेंसर छोटा होता है और जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उसका सेंसर बड़ा होता है। जो पहले के ज़माने में 35 mm की फिल्म आया करती थी उसके बराबर का उसका साइज़ होता है। तो डेफिनेटली जितना बड़ा सेंसर होगा उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, उतनी ज़्यादा लो लाइट कैपेसिटी रहेगी, उतनी ज़्यादा उसमें डायनामिक रेंज रहेगी। तो ये अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी अपना बिज़नेस बनाना है तो मैं सारे फ़ोटोग्राफ़र्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार पैसा लगाकर फुल फ्रेम कैमरा लेने की कोशिश करिए। और एक चीज़ ये भी बता दूं मैं आपको कि हो सकता है कि क्रॉप सेंसर कैमरा जो आप लेने जा रहे हैं उसी प्राइस में आपको एक अच्छा फुल फ्रेम कैमरा मिल जाएगा, जिसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। अब इसी का जस्ट उल्टा लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक हॉबिस्ट हैं, आपको कैमरा चाहिए अपनी हॉबीज़ के लिए, जैसे आप बर्डिंग करते हैं, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या आप ट्रैवलर हैं, आपको अपना एक पैशन है कि मेरे को अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचनी है और मेरे को अपना एक कलेक्शन बनाना है, मेरे को यूट्यूब पे डालना है या मुझे अपने सोशल मीडिया में डालना है या मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में या फैमिली के बीच में इस तरह की प्रेजेंटेशन दिखानी है, शूट करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फुल फ्रेम कैमरा ना लेके आप क्रॉप सेंसर कैमरा लीजिए। क्योंकि क्रॉप सेंसर कैमरे में दूसरे फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एक हॉबीस्ट को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए रहते हैं। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा कि वो क्या फ़ीचर्स होते हैं जो कि हॉबीस्ट को यूज़ होते हैं। तो हॉबीस्ट को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रॉप सेंसर कैमरा ही लीजिए। और जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कैसे भी करके अपनी सारी रिसोर्सेज को लगा के, लेकिन कोशिश करिए कि आप फुल फ्रेम कैमरा ही ख़रीदें। और हो सकता है कि फुल फ्रेम कैमरा आपको क्रॉप सेंसर के कॉस्ट में मिल जाएगा, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों, जब आप कैमरा खरीदने जाएंगे मार्केट में तो कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो कॉस्ट जब देखेंगे आप तो आपको अलग अलग कॉस्ट मिलेंगे। आपको 50,000 का कैमरा भी मिलेगा, 1 लाख का भी मिलेगा, 1.5 लाख का भी मिलेगा, 2 लाख का भी मिलेगा। तो उसमें कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ज़्यादा महंगा कैमरा होगा तो हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है। कॉस्ट आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करती है, उसके अंदर के जो फीचर्स होते हैं वो कैमरे की कॉस्ट को डिसाइड करता है। और हो सकता है कि जो महंगा कैमरा आप ख़रीद के ले आएंगे उसके अंदर इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपके कभी काम ही नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे जो चीज़ जिसको आप कभी यूज़ नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बारी बारी से एक एक पॉइंट हम बताते हैं कि किस वजह से कैमरे की कॉस्ट बढ़ती है और आप देखिए कि आपको उस फीचर्स की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो मान लीजिए अभी मैं बात करता हूं कि आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कि वेडिंग शूट, इवेंट शूट वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट फ़ोटोग्राफी की परफॉर्मेंस देनी, जिसमें आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो, फ़ोटो की शार्पनेस बहुत अच्छी हो, फ़ोटो में डिटेल्स बहुत अच्छे हों। तो इस तरह का कैमरा लेने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके कैमरे का सेंसर कौन सा यूज़ किया हुआ, क्योंकि सेंसर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फ़ोटो की क्वालिटी को डिसाइड करता है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि एक मान लीजिए कि 50,000 का कैमरा है और एक आपका 1.5 लाख रुपए का कैमरा है, क्या आप यकीन करेंगे कि एक 50,000 का कैमरा जो है हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए के कैमरे से ज़्यादा अच्छी पिक्चर ले सकता हो? सुनने में यकीन नहीं आता है लेकिन ये फैक्ट है। अगर मान लीजिए 50,000 के कैमरे का सेंसर आपके 1.5 लाख के कैमरे के सेंसर से ज़्यादा अच्छा है तो आपके 50,000 के कैमरे में 1.5 लाख के सेंसर से ज़्यादा अच्छी पिक्चर आएंगी। और कुछ केसेस में ऐसा होता है, चाहे आप 50,000 रुपये खर्च करिए, चाहे 70,000 खर्च करिए, चाहे 1 लाख रुपये खर्च करिए, आपको सेम सेंसर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि नाइकॉन का अगर आप Z30 लीजिए, J50 लीजिए, Z52 लीजिए, ZFC लीजिए, सबकी प्राइजेस अलग अलग हैं। ये 50,000 से शुरू करके 1 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन सबके अंदर सेंसर एक ही है, सेम मेगापिक्सल है, सेम सेंसर साइज़ है, सेम ISO कैपेसिटी है। तो इसलिए उसके अंदर जो पिक्चर आएंगी उन सबकी क्वालिटी एक जैसी आएगी। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा फुल फ्रेम में जाते हैं तो Z5 होगा या आपका Z5 II होगा या Z6 होगा, इसमें भी सेंसर जो है आपका सेम लगा हुआ है। अगर मान लीजिए मेगापिक्सल सेम है, सेंसर सेम है, उसकी ISO कैपेसिटी सेम है, तो पिक्चर में आने वाली जो क्वालिटी है वो आपकी हर कैमरे से बराबर मिलेगी। लेकिन उसके रेट्स आपको हर कैमरे के अलग अलग मिलेंगे। वो अलग अलग रेट्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि उस कैमरे के अंदर और जो फीचर्स इंक्लूडेड हैं वो फीचर्स आपको फ़ोटोग्राफी में काम नहीं आएंगे,
दूसरी चीज़ों में काम आएंगे, मतलब फ़ोटोग्राफी में काम इस तरह से नहीं आएंगे कि फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। फ़ोटो खींचते समय आपकी जो सहूलियतें हैं, आपके जो फीचर्स इस तरह के रहेंगे जो कि आपको काम को थोड़ा आसान बना देंगे, उस बात के पैसे हैं। लेकिन उसकी वजह से अगर आप ये सोचें कि आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी पिक्चर की, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि कैमरे की कॉस्ट बढ़ती किस किस वजह से है। तो मैं कोई सा भी कैमरा उठा लेता हूँ, अभी मैं मॉडल और मेक की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए एक कैमरा है जिसमें एक सस्ता वर्जन है, उसमें जो है स्क्रीन आपकी टिल्ट नहीं होती है, आर्टिकुलेटेड नहीं है, फिक्स्ड है। और दूसरे कैमरे में आपकी स्क्रीन जो है आर्टिकुलेटेड है, उसको जिस तरह से चाहें उस तरह से घुमा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वीडियोग्राफी में ज़्यादा काम आती है। जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप व्यू फाइंडर में आंख लगा के ही फ़ोटो खींचते हैं, तो उसमें आपको ये टिल्टिंग स्क्रीन और आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। उसके बाद आपकी कैमरे की स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है या नहीं है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने शटर से ही पिक्चर्स का फोकस वगैरह कंट्रोल करते हैं। वीडियो में ज़रूर हम स्क्रीन के ऊपर उंगली लगा के जो एरिया अपने को फोकस करना होता है उसको फोकस करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप की आदत है, आप व्यू फाइंडर में फ़ोटो देख के आप क्लिक करते हैं, तो आपको टच स्क्रीन की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कैमरे के अंदर फोकस पॉइंट्स कितने हैं। तो जैसे जैसे फोकस पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कैमरे की कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितने फोकस पॉइंट यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफी में। ख़ास तौर पे जब आप इवेंट शूट करते हैं या वेडिंग शूट करते हैं तो आपको आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा डायनामिक नहीं रहती कि आपका फोकस बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि तेज़ी से फोकस डिस्टर्ब होता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में या बर्डिंग वगैरह केस में। लेकिन इवेंट शूट या वेडिंग शूट में आपका फोकस बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता, तो उसमें भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिजनेबल जो सेंसर जो आपका जो फोटो फोकस पॉइंट्स होते हैं 250 है, 260 है, 270 है, ये सफिशिएंट है। लेकिन इसमें 1000, 1200, 1500 फोकस पॉइंट्स के भी कैमरे आते हैं। तो जैसे जैसे ये फोकस पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं आपके कैमरे की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो आपको ये देखना है कि मुझे जब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इस चीज़ के लिए मेरे को पैसे क्यों पे करने हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे कैमरे की ISO रेंज बढ़ती है कैमरे की कॉस्ट बढ़ जाती है। आज की तारीख में एक आप सस्ता से सस्ता कैमरा भी लेने जाएंगे तो एवरेज 32,000 ISO तो आपको मिलेगा ही उसमें। और मैं नहीं समझता कि एक वेडिंग फोटोग्राफ़र को 32,000 ISO से ज़्यादा जाने की कभी ज़रूरत पड़ती है, चाहे कितनी ही लो लाइट कंडीशन हो। क्योंकि वेडिंग शूट में और इवेंट शूट में या किसी भी पार्टी शूट में आप इस तरह के ISO पे पिक्चर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट इतनी अच्छी होती है। और नहीं भी होगी तो आप फ्लैश यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई ISO की ज़रूरत नहीं होती है। हाई ISO की ज़रूरत वहाँ होती है उन लोगों को जो कि बिना फ्लैश के इंटीरियर्स में काम करते हैं, जो आर्किटेक्चर का फ़ोटोज़ लेते हैं या ऐसी जगह पे फ़ोटो लेते हैं जहाँ पे कि फ़्लैश अलाउड नहीं है, या कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ जगह है जहाँ पे आपका कोई भी ऐसी लाइट देने से आपका जो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टर्ब हो सकता है, तो वहाँ पे हाई ISO यूज़ होती है। कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र को बहुत ज़्यादा हाई ISO की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि उसके कैमरे में 1 लाख ISO है या इतना ज़्यादा ISO है, मेरे कैमरे में तो खाली 32,000 है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 32,000 भी बहुत कम यूज़ होगा। ज़्यादातर तो 16,000 2,000 तक में ही, 2,000 से लेकर 16,000 तक के ISO में आपकी पूरी फ़ोटोग्राफी हो जाती है। तो आपको उसके लिए भी फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका जो असली कॉस्ट बढ़ाता है कैमरे की वो होता है उसका प्रोसेसर जैसा जैसा एडवांस होता जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपके ऑटो फोकस की स्पीड बढ़ जाती है, आपकी जो वीडियोग्राफी है उसकी जो शूटिंग की जो है आपका 1080 से 4K हो जाता है। 4K के बाद फिर आपका किसी में 30p है, फिर उसके बाद में 50p है, 60p है, 120p तक हो जाता है। अब आपको अगर वीडियोग्राफी नहीं करनी है तो 120p की आपको ज़रूरत नहीं है। 120p बेसिकली क्या होगा कि आपको उसमें स्लो मोशन बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है तो आपको 120p की ज़रूरत नहीं है। आपके कैमरे में जो भी वीडियो फीचर्स दिया होगा वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसेसर की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा कैमरे की कॉस्ट को बढ़ाती है। तो आपके कैमरे में अगर प्रोसेसर थोड़ा सा ओल्ड वर्जन का लगा हुआ है तो उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगली चीज़ आती है कि आपके कैमरे का बर्स्ट रेट कितना है। तो मान लीजिए एक साधारण कैमरा है
उसका बर्स्ट रेट 5 से 6 FPS होगा। अगर आप इस तरह का शूट करते हैं कि आपको फास्ट एक्शन चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं या बर्डिंग शूट कर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं, तो आपको फास्ट एक्शन फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट का हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पोजीशन चेंज कर रहा है। वो जैसे एक बॉलर है, वो बॉलिंग करने के लिए आया है, तो आपको उसका एक्शन शूट करना है। बैट्समैन है, उसने अपना अगर पूरा अपना एक शॉट लगाया है, तो आप उसको एक एक एक्शन। हाई जंप वाला है, तो हाई जंप में जब वो दौड़ता हुआ आता है और उसके बाद वो बार के ऊपर जाता है और धीरे से ऐसे जब वो गिरता है नीचे, तो उसकी पूरी प्रोफाइल शूट करनी है। या कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, उसके एक एक मूवमेंट का फ़ोटो लेना है, वहाँ आपको हाई बर्स्ट रेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं या इवेंट शूट कर रहे हैं, किसी बच्चे की बर्थडे फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई स्टेज प्रोग्राम, मतलब कुछ भी ऐसा शूट कर रहे हैं, तो आपको हाई बर्स्ट रेट की ज़रूरत नहीं। हाई बर्स्ट रेट कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम मान लीजिए शादी में जो जयमाल का सीन होता है, तो उसमें एग्जैक्टली गले में हार जब आ रहा है, उस समय अगर फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हो या आपको लगता है कि हाथ चेहरे के सामने आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो उसमें आप कभी कभी यूज़ करते हैं। तो उसमें भी 4, 5, 6 FPS जो है बहुत ज़्यादा होता है। रीज़नेबली बहुत अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी उसमें, इसलिए तो आपको आपकी इवेंट शूट के लिए या वेडिंग शूट के लिए हाई बर्स्ट रेट की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि और ऐसे कौन से फ़ीचर्स हैं जो कैमरे की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो आजकल कैमरों में आपके वाईफाई आने लगे हैं, ब्लूटूथ आने लगे हैं। सोशल मीडिया वालों को तो क्रेज़ रहता है कि इधर मैंने फ़ोटो खींची हो, तुरंत उधर मेरे इंस्टाग्राम में जाना चाहिए, मेरे फेसबुक में जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे जाना चाहिए। इमीडिएट शेयर का ज़माना आ गया। तो वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप देखिए आपके कैमरे में अगर वाईफाई और ब्लूटूथ है तो ठीक है, नहीं है तो आपको वेडिंग के केस में, इवेंट शूट के केस में आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके पैसे आप जो दे रहे हैं वो आपके लिए उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। ठीक है, आप दे सकते हैं, आपके कैमरे में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आजकल एक और चलन आया है कि आपको डबल मेमोरी कार्ड के कैमरे आने लगे हैं। डबल मेमोरी कार्ड अब वही है, मार्केटिंग है, मार्केट को तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। वो हर दिन एक, अब जब सब चीज़ों से सैचुरेट हो गए, उन्होंने 4K भी डाल दिया, 6K भी डाल दिया, 120p भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो अब और कैसे कॉस्ट बढ़ाएं कैमरे की और लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें। तो अब उन्होंने आजकल डबल मेमोरी कार्ड का सिस्टम शुरू कर दिया है। डबल मेमोरी कार्ड इसलिए कि साहब आपके पास एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस अगर एक वाला करप्ट हो गया तो आपकी सारी जो है मतलब मेमोरी कार्ड जो शूटिंग है वो बेकार हो जाएगी, तो आप अपने क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए उन्होंने एक स्लॉट और डाल दिया। अब आपकी 2 मेमोरी कार्ड रहती है, एक में तो आपका शूट चलेगा ही चलेगा, दूसरे मेमोरी कार्ड में बैकअप आता रहेगा। आप याद करिए कि आपके कितने सालों से आप फोटोग्राफी कर रहे हो और ऐसा हिस्ट्री में कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया हो। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से अगर कभी, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलती शूटिंग में कभी मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हुआ हो। तो अगर आप वो वाली सेफ्टी चाहते हैं तो ठीक है, आप डबल मेमोरी कार्ड का कैमरा खरीदिए, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपका सिंगल मेमोरी कार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी फ़ोटोग्राफी चलती रहेगी। मतलब ये जितने फीचर्स मैंने आपको गिनाए अभी तक, इससे आपके फ़ोटोग्राफी के क्वालिटी पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब हम मार्केट में कैमरा लेने जाएं तो हम कैमरा कैसे सेलेक्ट करें। तो कोई भी कैमरा ख़रीदने से पहले सबसे पहले आप उस कैमरे के सेंसर के बारे में स्टडी करिए कि कैमरे के अंदर कौन सा सेंसर यूज़ हुआ है। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कैमरे के सेंसर मेनली आज की तारीख में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है CMOS सेंसर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, इसमें क्या होता है, ये जो सेंसर्स होते हैं वो फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड होते हैं, मतलब इसमें जो वायरिंग होती है वो कैमरे के जो सेंसर होते हैं उसके सामने होती है। तो ये जो लाइट को रिसीव करती है, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होकर सेंसर के ऊपर पड़ती हैं, और इसके जो सर्किट्स होते हैं वो सेंसर के सामने होते हैं। इसको फ्रंट इल्यूमिनेटेड सेंसर्स कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर के सेंसर होते हैं उसको BSI बोलते हैं, बैक साइड इल्यूमिनेटेड, मतलब उसमें जो सेंसर के ऊपर जो वायरिंग होती है वो सेंसर के पीछे होती है, सामने नहीं होती है। तो इसकी वजह से इसको लाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी इसकी जो फ्रंट साइड वाले सेंसर से ज़्यादा होती है। तो इस तरह के जो सेंसर्स होते हैं उसमें आपकी फ़ोटो के डिटेल्स
और ज़्यादा आता है। उसके बाद जो टॉप लेवल का जो सेंसर होता है उसको स्टैक्ड सेंसर बोलते हैं। तो स्टैक्ड सेंसर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें आपके सेंसर जो है स्टैक्ड फॉर्म में रहते हैं। तो आपका जो लाइट की जो रिसीविंग इसकी कैपेसिटी होती है और इसकी जो डायनामिक रेंज होती है, इस तरह के जो सेंसर्स होते हैं इनके अंदर जो डिटेलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह के सेंसर जो होते हैं वो थोड़े से हाई एंड कैमरे में यूज़ होते हैं। जैसे कि नाइकॉन का अगर आप देखेंगे तो Z8 वगैरह में इस तरह के सेंसर यूज़ होते हैं, या सोनी का देखेंगे तो A9 वगैरह के जो आपके कैमरे हैं उसमें इस तरह के सेंसर यूज़ होते हैं। और उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 3 लाख एंड अबव आते हैं। तो बेसिकली अगर आप मार्केट में एनालिसिस करेंगे, मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल कैमरे या मिड लेवल कैमरे जो होते हैं वो आपके फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर वाले ही होते हैं, जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ CMOS लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर है। तो उसमें मान लीजिए अगर एक 24 MP का सेंसर है या 25 MP का सेंसर है, जो भी MP का सेंसर है, और अगर CMOS सेंसर लिखा हुआ उसमें, तो चाहे अगर वो 50,000 का कैमरा हो या 2 लाख का कैमरा हो, अगर इसमें 2 फीचर्स कॉमन हैं कि मेगापिक्सल कॉमन है और अगर उसका सेंसर का CMOS या जो भी टाइप है वो कॉमन है, तो आप चाहे कितना ही महंगा कैमरा खरीद लीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी आपकी सेम आएगी। मतलब आपका जो भी कैमरा है, आपके फीचर्स बढ़ रहे हैं इस वजह से दाम बढ़ रहा है, लेकिन उसमें पिक्चर की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वहीं अगर मान लीजिए आपने 2 लाख का कोई कैमरा ख़रीदा है, उसमें अगर CMOS सेंसर लगा हुआ है, और मैंने एक 1 लाख का कैमरा ख़रीदा है या 1.5 लाख का कैमरा ख़रीदा है, और अगर उसमें BSI सेंसर है, तो मेरे BSI की फ़ोटो आपके CMOS सेंसर से ज़्यादा अच्छी आएगी। तो एक बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत बड़ी सी चीज़ है। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि रखते हैं तो इस बात को गांठ मान लीजिए कि कैमरा खरीदने से पहले आप उसके सेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर नंबर आता है आपके दूसरे फीचर्स का। अगर मान लो BSI सेंसर मिल जाता है आपको तो आप वो ले लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के साथ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और मार्केट में आपको कैमरा चूज़ करने में भी थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी। अब मान लीजिए कि आपको एक फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदना है, ठीक है। फुल फ्रेम कैमरा मार्केट में शुरू हो जाता है, जैसा नाइकॉन का अगर आप लेने जाएंगे तो सबसे पहला मॉडल आपका Z5 है, उसके बाद फिर आपके दूसरे मॉडल शुरू होते हैं। उसी तरह से अगर आप कैनन में लेने जाएंगे तो सबसे पहला मॉडल जो होता है वो आपका RP से शुरू होता है। और उसके बाद अगर सोनी में लेने जाएंगे तो उसमें जो भी मॉडल है, सोनी का मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये नाइकॉन और कैनन मैंने बहुत यूज़ किया हुआ तो इसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप RP कैमरा ख़रीदते हैं नाइकॉन कैनन का, तो ये मुश्किल से आपको 50 से 60 हज़ार की बॉडी आ जाएगी इसमें, ठीक है। वहीं अगर आप क्रॉप सेंसर कैमरा R10 लेने जाएंगे तो उसकी बॉडी आपको 80 हज़ार की मिलेगी। अब यहाँ पर देखो हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से कोई कैमरा खरीद लिया। मान लीजिए आपको वेडिंग शूट करना है, इवेंट शूट करना है, तो अगर आपने R10 ख़रीद सकते हैं, अगर आप पास इतने पैसे हैं तो आप ये सोच के देखिए, अगर R10 के बजाय अगर आप एक RP मॉडल जो कि इसके लगभग 30% कम कॉस्ट में मिल रहा है और फुल फ्रेम सेंसर दे रहा है, आप ले लीजिए उसको। आपके RP कैमरे की जो क्वालिटी है वो आपके R10 से बहुत ज़्यादा आगे आएगी, क्योंकि R10 के अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं वो आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर आप नाइकॉन का कैमरा ख़रीदने जा रहे हैं, नाइकॉन का Z5 अगर आप लेने जाएंगे तो आज की तारीख में आपको करीब करीब वो 80 हज़ार 90 हज़ार तक का मिल जाना चाहिए। वही अगर आप Z50 लेने जाएंगे या Z52 लेने जाएंगे जो कि क्रॉप सेंसर कैमरा है, वो भी आपको लगभग इसी कॉस्ट में मिलेगा। वो इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसके अंदर जो दूसरे फीचर्स हैं, जैसे उसकी जो वीडियोग्राफी है, उसकी जो बर्स्ट रेट है, वो आपके हो सकता है Z5 से ज़्यादा हो, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है, आपको बढ़िया रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको फुल फ्रेम कैमरा ही लेना चाहिए। आप Z5 ले लीजिए
और Z5 में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें बर्स्ट रेट आपको 4-5 जो मैंने बताया था ना, इसमें बर्स्ट रेट कम मिलेंगे, लेकिन ISO रेंज भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी। इसमें आपको वीडियो कैपेबिलिटी आपको बहुत कम मिलेगी। Z5 के अंदर मेरे ख्याल से 60K भी नहीं है, 60p नहीं है 4K पे, आपको 30p पे लेनी पड़ेगी पिक्चर। तो स्लो मोशन वगैरह आपके बहुत अच्छे इसमें नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फोटोग्राफी है वो आपके क्रॉप सेंसर कैमरे से बहुत ऊपर रहेगी। उसी तरीके से इसका फिर अगला मॉडल आता है जो Z6 है। तो Z6 हो चाहे Z5 हो, Z5 II हो, सब में सेंसर आपका सेम है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी सेम रहेगी। आपकी कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके अंदर दूसरे वेरिएंट्स की फीचर्स की फिजिबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो बेसिकली मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन है कि अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आप फुल फ्रेम कैमरे के जो सबसे लोअर वर्जन है वहाँ से अपने कैमरे का सिलेक्शन शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो कैमरों में भी इतनी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सफिशेंट है। क्योंकि सेंसर मैंने बताया आपको, सेंसर आपको 1 लाख से लेके कम से कम 2-2.5 लाख तक के कैमरों में सेंसर आपको सेम मिलेगा, इसलिए पिक्चर क्वालिटी आपकी सेम आनी है। आपके फीचर्स बढ़ रहे हैं इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आपकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1-2 लाख का कैमरा लेने के बजाय या 2.5 लाख का कैमरा लेने के बजाय आप 1,80,000, 1.25 लाख इस तरह का जो भी आपका मिनिमम प्राइस मार्केट में अवेलेबल हो कैमरों की, वो आप ख़रीद लीजिए। और जो पैसे बच रहे हैं उनसे आप तरह तरह के लेंस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी को आपका लेंस बढ़ाएगा। मान लीजिए आपको एक मार्केट में स्टैंडर्ड की पिक्चर अपने क्लाइंट्स को देना है, तो जितने आपके एफिशिएंट लेंस रहेंगे उतनी अच्छी आपकी फ़ोटो की क्वालिटी आएगी। तो आप कैमरा अपने पास बेसिक रखिए, लेंस अपने पास 1 से 1 रखिए और अपने पास लाइट सिस्टम पे आप पैसे खर्च करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कैमरा पावरफुल है लेकिन अगर आपकी लाइट कहीं कमज़ोर पड़ गई तो आपका कभी कभी पिक्चर शॉट उतना सही नहीं आएगा। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से आपके पास अच्छे लाइट सोर्स होने चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से आपके पास अच्छे लेंसेस होने चाहिए, शार्प लेंस होने चाहिए। और उसके बाद जब आप उस सारी चीज़ों से फ़ोटो खींचेंगे तो आपको एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस मिलेंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि कैमरे को लेकर कभी भी अपने मन में किसी तरह की कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइएगा कि मेरे पास सस्ता कैमरा है, मेरे कॉम्पिटिटर के पास महंगा कैमरा है, मेरे पास तो 1 लाख का ही कैमरा है, सामने वाले पास 3 लाख का, 5 लाख का कैमरा है। ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे से कुछ नहीं होता। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करिए। हो सके तो कोई अच्छे कोर्सेज़ ज्वाइन करिए। खाली समय में आप यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज अवेलेबल रहती हैं, आप अपना नॉलेज अपग्रेड करिए और समय समय पे अपने लेंस को अपग्रेड करते रहिए। कैमरा अगर आपका यही रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी पिक्चर क्वालिटी इससे भी उतनी ही अच्छी आएंगे जितने की एक महंगे कैमरे से आएंगे। तो आप अपना लेंस अपग्रेड करते रहिए और अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहिए। ये दोनों मिलके आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो अपने फ्रेंड्स, दूसरे फ्रेंड्स जो आपकी फ़ोटोग्राफी करते हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।